विधेयक तो राजस्थान ने पास किया लेकिन अधिनियम कर्नाटक ने बनाया। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। जयपुर ग्रामीण राजस्थान की सर्वाधिक तहसीलों वाला जिला है। राजस्थान की सर्वाधिक तहसीलों वाला अगर कोई जिला है वो है जयपुर ग्रामीण। यहाँ जनवरी से लेकर जो है मई तक की करंट अफेयर हमने पढ़ ली है और इस करंट अफेयर से आपके सारे क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम्स हैं उनमें मिलने वाले हैं। करंट अफेयर का हमारा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये आपने विश्वास भी कर लिया है और आपने कंटेंट देख भी लिया है। और कंटेंट में दम है तभी हम आपके साथ में हैं और ये सारी चीजों पे हम जो है चर्चा करने वाले हैं। आज जो है जो जून की पहली क्लास होने वाली है और जून का जो करंट अफेयर है वो शुरू करते हैं। चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चलिए शुरू करते हैं हम राजस्थान परिदृश्य जून की पहली क्लास। इसमें जो 18वीं लोकसभा चुनाव अभी हुए थे, जो चुनाव हुए थे अभी 18वीं लोकसभा चुनाव में, उसमें हम बात करें तो राजस्थान से कुल 25 सीटें होती है, आपको पता है लोकसभा के अंदर, जिसमें से अभी जो है 14 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने जीती है और 8 जो सीटें हैं वो किसने जीती है, वो जीती है आपके कांग्रेस ने। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट ने 1 सीट जीती है और राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी आरएलपी जो 1 सीट जीती है, भारत आदिवासी पार्टी ने 1 सीट जीती है। इस तरह से जो है टोटल 25 सीटों का जो ये परिणाम सामने आया है। तो यहाँ पर बीजेपी को कितनी सीट मिली है, 14 सीट मिली है और बाकी अन्य को मिली है आपके इंडिया गठबंधन को, बाकी जो बची हुई सीटें हैं 11 सीटें। ठीक है, तो आगे हम बात करें राजस्थान में वर्तमान में 18वीं लोकसभा से 3 महिला सांसद है। 18वीं लोकसभा से 3 महिला सांसद है राजस्थान के अंदर। अब यहां पर मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, मैंने आपको जो है मेरे हिसाब से मैंने आपको मई की क्लास में बताया था कि राजस्थान में विधानसभा के अंदर महिला सदस्यों की संख्या कितनी है, महिलाओं की संख्या कितनी है, या आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे। अगर रेगुलर आप क्लास देख रहे हैं तो आपको पता होगा। हम बात करें कि वर्तमान में 18वीं लोकसभा से 3 महिला सांसद है, कौन कौन सी। श्रीमती संजना जाटव जो भरतपुर से जीत के आई हैं, वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस मतलब इंडिया गठबंधन की है। श्रीमती मंजू शर्मा जो जयपुर से बीजेपी की है, जो जयपुर शहर से बीजेपी की सांसद चुन के आई है। आगे देखो श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़ जो है राजसमंद से भारतीय जनता पार्टी की, मतलब इसमें से 3 में से 2 तो आपके बीजेपी की और 1 आपके कांग्रेस की है। ठीक है, तो ये है महिलाओं की स्थिति। तो 3 महिला सांसद जीत के आई हैं अभी राजस्थान में के अंदर लोकसभा चुनाव के अंदर। सबसे बड़ी जीत की हम बात करें तो श्रीमती महिमा कुमार मेवाड़ राजसमंद से जो महिमा कुमारी मेवाड़ है, इन्होंने जो है 3,92,223 वोटों से जीत दर्ज करी है। तो दोस्तों बहुत ही शानदार जो है ये जीत दर्ज करी है, सबसे बड़ी जीत है और महिला सांसद है। सबसे बड़ी बात यह है कि 3 महिलाओं में इसका नाम शामिल है। सबसे छोटी जीत की बात करें तो श्री राव राजेंद्र सिंह जयपुर ग्रामीण भाजपा के ये हैं, इन्होंने 1615 से वोटों से जो है चुनाव जीता है, 1615 वोटों से चुनाव जीता है। और ये जयपुर ग्रामीण की जो भी जयपुर के ग्रामीण या जयपुर के आसपास वाले लोग हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको पता होगा कि जो सीट पे चुनाव हुआ था, जयपुर ग्रामीण के अंदर जो चुनाव हुआ था, ये काफी इंटरेस्टिंग रहा था। यहाँ पर जो सामने कांग्रेस के कौन थे, अनिल चोपड़ा कांग्रेस के थे जयपुर ग्रामीण से, और अनिल चोपड़ा ने मात्र 1615 वोटों से जो है हार स्वीकार करी थी। 1615 वोट इनके कम पड़ गए थे। रीजन उसका ये बताया जा रहा था, उस टाइम काफी हल्ला भी हुआ था कि लगभग 3500 वोट जो बैलेट पेपर वाले थे इनको जो है निरस्त कर दिए गए थे, इसलिए जो है कांग्रेस के यहाँ पे सांसद हार गए थे और राव राजेंद्र सिंह यहाँ पे विजेता घोषित हो गए थे। ठीक है, तो काफी विवाद भी हुआ था रिजल्ट वाले दिन इसको लेकर, तो इसलिए ये थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना है। राजस्थान में सबसे युवा सांसद की बात करें तो श्रीमती संजना जाटव जो कि भरतपुर से आती हैं, मात्र 26 साल की हैं। सबसे कम उम्र की सांसद है संजना जाटव जो कि कहां से आती है, भरतपुर से आती है और ये 26 साल की है। राजस्थान में सबसे बुजुर्ग सांसद की बात करें तो बुजुर्ग है श्री ब्रजेंद्र सिंह ओला जो कि झुंझुनू से है, और इनकी उम्र है 72 साल। तो 26 साल सबसे कम है और 72 साल सबसे ज्यादा है यहाँ पर सांसदों के अंदर। ठीक है, वोट प्रतिशत की हम बात करें तो वोट प्रतिशत किसको सबसे ज्यादा मिले हैं, तो देखो ये भाजपा को 49.24% और कांग्रेस को मिले हैं 37.91%। तो इतना नहीं पूछा जाएगा आपको, तो केवल ये ध्यान रखना है, फिर भी आपको नॉलेज के लिए रखना है। इस 49% जो वोट मिले हैं वो बीजेपी को मिले हैं और बाकी जो है 37% वोट कांग्रेस को मिले हैं और बाकी को अन्य 7% को मिले हैं। ठीक है, आगे देखो
राजस्थान में वर्तमान में लोकसभा की सीटों की संख्या 25 है, बिल्कुल सब सही बात है। राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 10। तो इस तरह से टोटल सांसद कितने चुन के आते हैं हमारे यहाँ से? 35 सांसद चुन के आते हैं। 35 कैसे? बोले सर लोकसभा में तो 25 हैं और जो कि राज्यसभा के अंदर कितने हैं? 10। तो इस तरह से हो गए ना 35, बिल्कुल सही है। तो 25 में से अभी कितने चुन के आए? 25 में से अभी कितने सांसद चुन के आए हैं महिलाएं? 3। ठीक है सर, बिल्कुल भाई सही बात है। तो ये ध्यान रखना है आपको, है ना। आगे देखो 35 सांसद निर्वाचित होते हैं। राजस्थान में लोकसभा हेतु 4 सीटें अनुसूचित जाति एससी के लिए आरक्षित हैं और 3 सीटें जो हैं आपके एसटी कैटेगरी के लिए आरक्षित हैं। 25 में से 4 सीटें एससी कैटेगरी के लिए और 3 सीटें आपके एसटी कैटेगरी के लिए आरक्षित है इसके अंदर, है ना, राजस्थान के अंदर। आगे देखो कि जो एसटी की सीटें हैं वो है बांसवाड़ा से, दौसा से और उदयपुर से। वहीं एससी की जो सीटें हैं 4 वो है भरतपुर से, बीकानेर से, श्रीगंगानगर से और करौली धौलपुर से। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो एससी की है संजना जाटव जो कि भरतपुर से जीत के आई थी, आपको पता होगा। आगे देखो राज्यसभा के अंदर, जो राजस्थान के राज्यसभा के अंदर सांसदों की जो संख्या है वो है 10। 10 कौन कौन है? तो ये मैंने आपको मई वाली क्लास में ही बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो, जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं। श्री नीरज डांगी, श्री राजेंद्र गहलोत, घनश्याम तिवाड़ी, रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक, है ना, मुकुल वासनिक, प्रमोद कुमार, चुन्नीलाल गरासिया, मदन राठौड़, सोनिया गांधी। ठीक है, इस तरह से ये जो है, ठीक है, ये है राज्यसभा के सांसद। अब आगे देखो, राजस्थान में वर्तमान में राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के 4 सांसद हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 5 सांसद हैं। कितने वर्तमान में राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के, मतलब बीजेपी के आपके 4 सांसद हैं और जो आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस है इनके 5 सांसद है। इस तरह से 9 सांसद हैं टोटल। कितने? 9। एक सीट अभी यहाँ पे खाली चल रही है। आगे देखो, वर्तमान में राजस्थान से राज्यसभा में केवल सोनिया गांधी महिला सांसद निर्वाचित है। राज्यसभा में सोनिया गांधी। अगर ऐसे आ जाए ना कि राजस्थान से कुल कितनी महिला सांसद है, अब यहां पे देखो प्रश्न पूछने का ट्रिक, महिला सांसदों की संख्या कितनी है? 3 है कि 4 है? 4 है। ठीक है, 4 कैसे हैं सर? 4 का वर्गीकरण करके बताओ। देखो लोकसभा के अंदर 3 है और राज्यसभा के अंदर 1 है। तो महिला कौन है राज्यसभा के अंदर? सोनिया गांधी। और 3 महिलाएं कौन कौन सी है लोकसभा के अंदर? एक तो कौन सी है आपके, मैंने अभी बताया ना आपको, एक है आपके संजना जाटव, एक है मंजू शर्मा और एक है महिमा कुमारी मेवाड़। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है प्रश्न, इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि महिलाओं का जो है अभी मामला थोड़ा राजस्थान के अंदर पूछा जाता है बार बार। आगे देखो 35 सांसद निर्वाचित होते हैं जिसमें महिला सांसदों की संख्या 4 है। देखो ये आई गया यहाँ पे। राजस्थान के झुंझुनू जिले के जगदीप धनखड़ वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के पदेन सभापति हैं। राज्यसभा के पदेन सभापति हैं। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में राजस्थान के प्रतिनिधित्व की हम बात करें तो राजस्थान से वर्तमान में केंद्र सरकार में 4 मंत्री हैं। केंद्र सरकार के अंदर राजस्थान से 4 मंत्री, जिसमें तो 2 तो कैबिनेट मंत्री हैं, एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है और एक राज्य मंत्री है। ठीक है, 4 में से 2 कैबिनेट मंत्री हैं, एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है और एक क्या है? राज्य मंत्री है। गजेंद्र सिंह शेखावत की हम बात करें जो कि सांसद है आपके जोधपुर से और लगातार तीसरी बार इनको मंत्री बनाया और इस बार मंत्री पद दिया इनको केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय विभाग। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय इनको दिया गया गजेंद्र सिंह शेखावत को और ये जोधपुर से जो है इन्होंने चुनाव जीता है। आगे देखो भूपेंद्र यादव सांसद है अलवर से और लगातार दूसरी बार इनको जो मंत्री बनाया गया है और इस बार इनको जो मंत्री पद दिया गया वो है केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। आगे देखो श्री अर्जुन राम मेघवाल की हम बात करें तो बीकानेर से ये चुन के आते हैं और इनको जो है मंत्री बनाया गया। इनका जो मंत्री बनाया गया वो है कानून और न्याय मंत्रालय, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। ये देखो ये 2 तो कैबिनेट मंत्री हो गए, ये स्वतंत्र प्रभार हो गए, कानून राज्य मंत्री। ठीक है, आगे देखो श्री भागीरथ चौधरी की हम बात करें तो भागीरथ चौधरी जो है आपके अजमेर से जो है सांसद बने, पहली बार मंत्री बने, ये पहली बार जो है मंत्री बने। कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री का इनको दर्जा दिया गया है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अभी कौन कौन जो हमारे यहाँ पे मंत्री बने हैं। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। एक तो है आपके गजेंद्र सिंह शेखावत, ठीक है, एक कौन से आपके भूपेंद्र यादव और एक कौन है आपके अर्जुन राम मेघवाल, ठीक है, और एक कौन है आपके भागीरथ चौधरी।
ठीक है, गजेंद्र भूपेंद्र, अर्जुन राम मेघवाल और भागीरथ चौधरी। आगे देखो, आगे हम देखते हैं, तो ये ध्यान रखना आपको है ना। अश्वनी वैष्णव राजस्थान के मूलतः जीवंत कला गांव पाली से भी केंद्र में दूसरी बार मंत्रिमंडल के कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन यह ओडिशा से राज्यसभा के सांसद है। मतलब एक और जो है सांसद है वो उनका नाम है अश्वनी कुमार वैष्णव, जो कि आपके रेल मंत्री थे पहले, और इनको जो है राजस्थान से इनका संबंध है। राजस्थान के जो पाली के अंदर जीवंत कला एक गांव है, यहाँ के ये निवासी है, मूल निवासी है, लेकिन इनको जो है चुनाव जो लड़ा है इन्होंने उड़ीसा से लड़ा है और राज्यसभा से ये सांसद है। उड़ीसा से राज्यसभा के लिए ये सांसद है और केंद्रीय मंत्रिपरिषद में राजस्थान से निर्वाचित सांसदों की संख्या 4 है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में राजस्थान से निर्वाचित सांसदों में से 4 मंत्री हैं, जबकि राजस्थान के मूल निवासी के आधार पर केंद्रीय मंत्रिपरिषद में 5 मंत्री हैं। तो 4 तो मैंने आपको ये बता दिए, गजेंद्र भूपेंद्र, अर्जुन राम मेघवाल और आपके भागीरथ। और 5वें जो मंत्री हैं वो कौन है? अश्वनी वैष्णव। ये राजस्थान के मूल निवासी है, लेकिन इन्होंने राजस्थान से चुनाव नहीं लड़ा, ये राज्यसभा से सांसद बने हैं। कहां से? उड़ीसा से। तो इस तरह से राजस्थान के तो 5 मंत्री हो गए, लेकिन राजस्थान से निर्वाचित होने वाले कितने? 4। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। केंद्र में राजस्थान का प्रतिनिधित्व की हम बात करें तो पहले आम चुनाव 1952 में हुए थे। वहां पर पहली लोकसभा में राजस्थान से राय बहादुर उपमंत्री थे और उसके बाद कैबिनेट मंत्री रहे। तो पहले 1952 में भी केंद्र जो राजस्थान का बोलबाला था केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अंदर, तो वहां पर जो है उपमंत्री थे, कैबिनेट मंत्री बाद में भी रहे थे। कौन रहे थे? ये हैं आपके राय बहादुर। प्रदेश में जो नेता 3 या उससे अधिक बार मंत्री रहे हैं उनकी हम बात कर लें, 3 या उससे अधिक बार केंद्र में मंत्री रहे हैं उनकी हम बात करें तो वो उनमें से एक तो राम निवास मिर्धा, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, जगन्नाथ पहाड़िया, अशोक गहलोत, बूटा सिंह और शीश राम ओला। तो इतने सारे लोग हैं जो 3 या 3 से अधिक बार जो है मंत्री रहे हैं। रामनिवास मिर्धा की हम बात करें तो सर्वाधिक 4 बार मंत्री रहे हैं, जिनमें से 3 बार राज्य मंत्री और 1 बार कैबिनेट मंत्री रहे हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, अगर पेपर का लेवल अगर टफ आया ना तो क्वेश्चन यहीं से आएगा कि सर्वाधिक बार जो मंत्री रहे हैं, जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद में या केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो मंत्री रहे हैं वो कौन है? रामनिवास मिर्धा 4 बार, 3 बार तो राज्य मंत्री और आपके 1 बार कैबिनेट मंत्री ये रहे हैं। तो मंत्रिपरिषद में सर्वाधिक समय तक रामनिवास मिर्धा रहे हैं। आगे देखो, जगन्नाथ पहाड़िया 2 बार उपमंत्री और 1 बार राज्य मंत्री रहे हैं। गहलोत 1 बार उपमंत्री और 2 बार राज्य मंत्री रहे हैं। बूटा सिंह की हम बात करें तो कैबिनेट मंत्री रहे हैं ये 3 बार। शीशराम ओला 1 बार राज्य मंत्री और यूपीए सरकार के दौरान कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। तो यहाँ पे सभी की जो है बात आ गई है। आगे देखो, राजस्थान की 16वीं विधानसभा की हम बात करें, 16वीं विधानसभा में पहला पूर्ण बजट 10 जुलाई को शुरू हुआ। राजस्थान में विधानसभा में बजट सत्र 3 जुलाई से शुरू हुआ, जो कि 10 जुलाई को राजस्थान सरकार अपना पूर्ण बजट पेश किया, है ना। आपको पता है कि बजट सत्र 3 जुलाई से शुरू हुआ, जिसमें 10 जुलाई को जो है बजट पेश किया गया। और 16वीं विधानसभा के चुनाव के बाद वित्त मंत्री, उप मुख्यमंत्री ने, वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री कौन है? हमारी दिया कुमारी, वित्त मंत्री भी और उप मुख्यमंत्री भी। इन्होंने जो है 8 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट पेश किया था। और वर्तमान में राजस्थान विधानसभा में निर्वाचित 195 विधायक ही हैं, क्योंकि 5 विधायक लोकसभा सांसद निर्वाचित हो चुके हैं। आपको पता है कि राजस्थान में जो है विधानसभा के अंदर सदस्यों की संख्या कितनी है? 200, जिसमें से अभी 5 जो विधायक हैं जो कि आपके एमपी बन गए हैं। तो बाकी कितने बचे? बाकी बचे 195। अभी हाल ही में आपको पता है कि एक जो है विधायक हैं उनकी जो है मृत्यु हो गई है, डेथ हो गई है, देहांत हो गया है। तो अभी जो है संख्या 194 ही रह गई है। तो 6 सीटों पर जो है उपचुनाव होने वाले हैं। तो यहाँ पर अभी वर्तमान में जो भरी हुई सीटें वो हैं 194। ठीक है, आगे देखो, संवैधानिक प्रावधान की हम बात करें तो राज्य स्तर पर राज्य मंत्री परिषद की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा क्या बुलाया जाता है? सत्र बुलाया जाता है। अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल राज्य विधानमंडल का सत्र आहूत करता है, सत्रावसान करता है और विधानसभा भंग भी कर सकता है। कौन करता है? राज्यपाल। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का सत्र को आहूत करता है, मतलब सत्र बुलाता है, सत्रावसान करता है, मतलब सत्र को खत्म करता है, और विधानसभा को भंग भी कर सकता है। तो ये ध्यान रखना, अनुच्छेद 174 के तहत ये जो है किसकी शक्ति है? राज्यपाल की शक्ति है। अनुच्छेद 175 के तहत विधानमंडल में अभिभाषण और संदेश भेजने के राज्यपाल के अधिकार का उल्लेख है, मतलब वो अभिभाषण भी देता है
ठीक है। विशेष अभिभाषण 176 के अंतर्गत देता है अनुच्छेद, और 175 के अंतर्गत भाषण देता है, और 176 के अंतर्गत विशेष अभिभाषण देता है। अब बोलो सर अभिभाषण और भाषण में क्या अंतर है? देखो अभिभाषण जो होता है, विशेष अभिभाषण की हम बात करें तो ये आपके एक तो बजट हर सत्र के हर वित्तीय वर्ष के पहले जो सत्र होता है बजट सत्र तब देता है एक तो अभिभाषण। दूसरा जब नई विधानसभा जब चुन के आती है ना, नई विधानसभा चुन के आती है तब देता है। अच्छा मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया, मेरी फोटो के पीछे दिख नहीं रहा होगा आपको, तो मैं ऐसे कह रहा था यहाँ पे 200 एमएलए हैं, एमएलए की सीट है राजस्थान के अंदर, जिसमें से जो है 5 तो एमपी हो गए, बचे कितने 195। तो 195 अभी हाल ही में एक का जो है निधन हो गया है, एक एमएलए का निधन हो गया है, तो यहाँ पे अब कितने बचे 194। तो वर्तमान में 194 विधानसभा के सदस्यों की सीटें भरी हुई है, जिसमें से अभी 6 सीटों पर जो है उपचुनाव होने वाले आने वाले समय में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो वित्त मंत्री कौन है? दिया कुमारी, उप मुख्यमंत्री जो है राजस्थान की। आगे देखो, राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण विधेयक 2023 को राष्ट्रपति ने पुनर्विचार हेतु भेजा है। राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित राजस्थान एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल 2023 को राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिली और इसे पुनर्विचार हेतु लौटा दिया गया है। इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा कि राष्ट्रपति, अब बोले कि राजस्थान का विधानसभा का कोई विधेयक बनना है तो राष्ट्रपति का कहां से उल्लेख आ गया, जबकि राज्यपाल इसमें जो है साइन करने में थे। लेकिन अभी तो यही तो बात है कि राष्ट्रपति की समक्ष भी जो है राज्य के विधेयकों को भेजे जाते हैं, किस कानून के तहत भेजते हैं, संविधानिक में क्या प्रावधान है, तो वो हम सारी चीजों पे अभी बात करने वाले हैं। आपको ध्यान में यहाँ पे रखना है। तत्कालीन अशोक गहलोत सरकार ने 2023 में यह विधेयक पारित कर राज्यपाल को भेजा था तथा राज्यपाल ने इसे मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेज दिया। ये राज्यपाल की विशेषाधिकार वाली शक्ति है कि राज्यपाल स्वयं साइन नहीं करके किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए भेज सकता है। तो हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस विधेयक को विधानसभा में पुनर्विचार हेतु राज्यपाल को निर्देश दिया है। यह विधेयक 6 माह के भीतर पुनः राज्य विधानसभा से पारित होने के बाद अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून बन सकेगा। अब क्या होगा कि अब देखो यहां पे एक विशेष बात मैं आपको बताता हूं कि 2023 के अंदर विधेयक जो है विधानसभा के अंदर पारित हुआ। ठीक है, 2023 में कौन सी सरकार थी? गहलोत सरकार, जो पहली सरकार थी। ठीक है, इन्होंने जो है विधेयक को पारित कर दिया, विधेयक पास, इसको भेज दिया किसके पास? राज्यपाल के पास। किसके पास भेज दिया दोस्तों? राज्यपाल के पास भेज दिया। अब राज्यपाल को इस पे क्या करने थे? साइन करने थे। साइन करते ही जो है ये विधेयक जो है कानून बन जाता, अधिनियम बन जाता। लेकिन राज्यपाल ने क्या किया? राज्यपाल ने इसको भेज दिया राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति के पास भेज दिया। अब राष्ट्रपति ने इसे वापस लौटा दिया पुनर्विचार के लिए। यहां पर यह चीज ध्यान रखना कि बोले अब लौटा दिया तो अब क्या होगा? अब इस पर जो है पुनर्विचार किया जाएगा। अब पुनर्विचार से पहले ये वापस से जो है विधानसभा में इसको पास करवाना होगा, विधानसभा में पुनः पास करवाना होगा 6 माह के भीतर। 6 माह के भीतर क्यों? क्योंकि दोस्तों सरकार अब बदल चुकी है, सरकार पहले वाली नहीं रही है। पहले जो है विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं और जब विधानसभा के चुनाव हो गए हैं तो विधेयक को वापस से जो है पास कराना जरूरी है 6 माह के अंदर। अगर इसको 6 माह के अंदर पास नहीं करवाया जाएगा तो ये विधेयक जो है आपके रद्द हो जाएगा। तो हाल ही में तो यहाँ पे देखो ये लिखा है, ये विधेयक 6 माह के भीतर पुनः राज्य विधानसभा से पारित होने के बाद अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कानून बन सकेगा। हाल ही में कर्नाटक राज्य ने वकीलों के खिलाफ हिंसा निषेध अधिनियम 2023 को आधिकारिक तौर पर लागू कर दिया है। तो इस तरह का मतलब वकीलों को कुछ प्रोटेक्शन देने की बात कही गई थी इस विधेयक के अंदर। इसमें जो है काफी जो है धरना प्रदर्शन भी हुए थे, रैलियां निकाली थी वकीलों ने कि हमारे लिए जो है संरक्षण के लिए, हमारी जो है सुरक्षा के लिए ये विधेयक किया जाना चाहिए पास। तो इसीलिए जो है गहलोत सरकार ने इस विधेयक को विधानसभा में तो पास कर दिया, राज्यपाल के पास भेज भी दिया, लेकिन राज्यपाल महोदय ने क्या किया? इस विधेयक को राष्ट्रपति के वहां आरक्षित कर दिया। और ये आरक्षित करने की शक्ति जो है राज्यपाल को है अनुच्छेद 200 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 200 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 200 के तहत। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं राजस्थान अधिवक्ताओं को संरक्षण की दिशा में विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य है।
जबकि अधिवक्ताओं को संरक्षण हेतु अधिनियम लागू करने वाला कर्नाटक पहला राज्य बन चुका है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि अधिवक्ताओं को संरक्षण देने की दिशा में विधेयक किसने पारित किया। विधेयक, अगर क्वेश्चन आता है कि विधेयक किसने किया, तो दोस्तों विधेयक में जो है आपका राजस्थान पहले नंबर पर है। लेकिन विधेयक वो अधिनियम नहीं बन पाया, कानून नहीं बन पाया। अधिनियम कौन बना? कर्नाटक ने बना दिया। कर्नाटक का जो विधेयक वो पारित हो गया। तो आपको ये तो पता होगा कि विधेयक और अधिनियम में क्या अंतर है। देखो विधेयक तो ये होता है कि जब तक वो उस पर अंतिम मोहर नहीं लग जाती ना राज्यपाल या राष्ट्रपति की, तब तक वो कानून या अधिनियम नहीं बनता। तो अधिनियम नहीं बनता तो उससे पहले वो विधेयक कहलाता है, और जब वो मोहर लग जाती है राष्ट्रपति या राज्यपाल की, तब वो क्या कहलाता है? अधिनियम कहलाता है। तो विधेयक तो राजस्थान ने पास किया, लेकिन अधिनियम कर्नाटक ने बनाया। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, मेरे को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, ये कानून वकीलों को हिंसा से उद्देश्य से बचाने के लिए बनाया गया है, ताकि वे बिना किसी डर या उत्पीड़न के विधिक कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें। तो ये मैंने आपको बता दिया था। राज्यपाल द्वारा विधेयक को अनुमति देने के संबंध में जो संवैधानिक प्रावधान है, हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। अनुच्छेद 200 के में उल्लेख किया गया है कि किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक के संदर्भ में राज्यपाल तो सहमति दे सकता है या सहमति के लिए रोक सकता है, या उसे राष्ट्रपति द्वारा विचार के लिए विधेयक को आरक्षित कर सकता है। अनुच्छेद 200 में साफ साफ उल्लेख है, या तो उस पर सहमति दे दे, या तो उस पर क्या दे दे? सहमति दे दे, या सहमति देने से मना कर दे, है ना, या फिर उसे जो है पुनर्विचार के लिए भेज दे, या फिर जो है राष्ट्रपति के लिए उसे आरक्षित कर दे। ठीक है, राज्यपाल किसी विधेयक को विधानमंडल में पुनर्विचार हेतु भेज सकता है। तो मैंने आपको बता दिया, भेज सकता है, रोक सकता है और राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है। अनुच्छेद 201 में तहत जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित होता है और राष्ट्रपति विधेयक पर सहमति दे सकता है या उस पर रोक लगा सकता है। तो ये राष्ट्रपति की पावर है कि उसे या तो सहमति दे दे या उस पर सहमति नहीं दे। राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्यपाल को उस सदन में भेज सकता है, या फिर उसे दोबारा जो है किसको लौटा दिया जाता है? स्टेट को लौटा दिया जाता है, मतलब गवर्नर को लौटा दिया जाता है। उस विधेयक को राज्यपाल उसे राष्ट्रपति विधेयक पर पुनर्विचार के लिए राज्यपाल को उसे सदन या राज्य के विधानमंडल के सदनों को वापस भेजने का निर्देश भी दे सकता है। वह राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को आरक्षित कर सकता है, लेकिन ऐसा केवल तभी किया जा सकता है जब राज्यपाल की यह राय है कि विधेयक उच्च न्यायालय की शक्ति में कमी कर सकता है या संविधान के अनुरूप नहीं है। ठीक है, आगे देखो, समझ में आ गया होगा। राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण विधेयक 2023 की हम बात कर लें तो 21 मार्च 2023 को ये पारित हुआ था। ये जो है राजस्थान विधानसभा में पारित हो गया था। उसके बाद जो ये विधेयक कर्तव्य के निर्वहन के दौरान, मतलब इस विधेयक का उद्देश्य क्या था कि कर्तव्य के निर्वहन के दौरान यदि कोई वकील के विरुद्ध हमला हो जाता है या घोर उपहति होती है या आपराधिक बल का प्रयोग किया जाता है या उनके साथ मारापीटी हो जाती है वकील के साथ, या आपराधिक अभित्रस को रोकने के लिए, मतलब जो वकीलों के खिलाफ मारापीटी हो जाती है या उनका शोषण होता है किसी भी तरीके से, कब? जब वो वकील अपनी पैरवी कर रहे हैं। जैसे मान लो एक पक्ष है और वो आया बोले कि सरकारी वकील के ऊपर मार दिया उसको या फिर उसको डराया धमकाया, तो उसको जो है रोकने के लिए ये विधेयक लाया गया था। वैसे ना, किसी अधिवक्ता की संपत्ति को नुकसान पहुंचा दिया, मतलब उसकी कोई गाड़ी खड़ी है तो उसको तोड़ दिया, या फिर हम बात करें कि उसने मोबाइल तोड़ दिया, या हम बात करें कि उसके घर पे तोड़फोड़ कर दी, तो अगर ऐसा किया जाता है तो उसको जो है अपराधी, उसकी जो क्षतिपूर्ति अपराधी से वसूल की जाएगी। यह इस राशि की त्वरित वसूली भू राजस्व के बकाया के तर्ज पर होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि जो मान लो किसी का मोबाइल तोड़ दिया वकील का, तो ऐसा नहीं होगा कि वो जो है 50,000 का मोबाइल जो है 50,000 रुपये जमा करा दिए या मोबाइल दिला दिया, ऐसा नहीं होगा। भू राजस्व में जो वसूली की जाती है ना जिस तरीके से, उस तरह से जो ये वसूली की जाएगी अपराधी से। हमले की जांच जो है डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी करेंगे और हमले के आरोपी को 2 साल की कैद और 25,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। वकील को गंभीर चोट पहुंचती है तो 7 साल की कैद और 50,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है। यदि उस पर जो अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगता है तो उसे 7 वर्ष की कैद होगी। वकीलों द्वारा कानून का अगर दुरुपयोग किया जाता है तो वकीलों को भी 2 साल की सजा का प्रावधान इसमें रखा गया था। तो इस तरह से ये विधेयक था जिस पर अभी जो है राष्ट्रपति ने वापस लौटा दिया है इसको। आगे देखो, राजस्थान में जो नए जिले बने थे ना, पहले आपको पता है कि राजस्थान में 33 जिले थे, तो गहलोत सरकार ने इसको बढ़ाकर जो है संख्या कितनी कर दी? 50। अब जैसे ही सरकार चेंज हुई, भजनलाल सरकार आए थे, तो भजनलाल सरकार ने एक कमेटी बना दी, बोले जो ये जिले बनाए गए ना 17, इनकी जो है जांच की जाए कि वास्तव में जो है जिले बनाने की आवश्यकता थी या सरकार ने जो है चुनाव जीतने के लिए ऐसा किया था।
क्योंकि इस पे देखो जिले बनाने से वित्तीय भार बहुत ज़्यादा आता है, और अगर कहीं ज़रूरत नहीं है ज़्यादा जिले बनाने की तो फिर वहाँ पर जो है जिलों को हटा दिया जाएगा। इस तरह का जो है सोच है बीजेपी सरकार वर्तमान की। तो नए जिलों की जांच और पुनर्गठन के लिए एक समिति बनाई गई है। तो राजस्थान सरकार द्वारा 12 जून 2024 को नए जिलों के लिए रिव्यू के लिए एक कैबिनेट स्तरीय समिति का गठन किया गया है, जिसके संयोजक और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा इस समिति के क्या है, संयोजक और संयोजक हैं उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा साहब। इस समिति में उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी और राजस्व मंत्री हेमंत मीणा व जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत को सदस्य बनाया गया है। तो किन किन को बनाया गया है पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना आपके उप मुख्यमंत्री कौन है, प्रेमचंद बैरवा, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, कन्हैयालाल चौधरी, आगे देखो कौन है, कन्हैयालाल चौधरी, हेमंत मीणा, साथ ही हम देखें तो वो है सुरेश सिंह रावत। दिख रहा है क्या? तो इनको जो है इनके सदस्य ये हैं इसके अंदर। और इस समिति की सहायता के लिए जो है हम देखें, इस समिति की सहायता है तो रिटायर्ड आईएएस ललित के पंवार की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। तो इसकी जो अध्यक्षता है कौन करेंगे, ललित के पंवार। अभी ललित के पंवार कौन है दोस्तों, ललित के पंवार पूर्व आरपीएससी के अध्यक्ष थे, आरपीएससी के जो है पूर्व अध्यक्ष थे ललित के पंवार। इनकी अध्यक्षता में जो है कमेटी का गठन किया गया है कि वास्तव में जो है 17 जिलों की अतिरिक्त आवश्यकता पड़ी है या क्या नहीं पड़ी है। अगर सरकार को लगता है कि 2-4 जिले एक्स्ट्रा बना दिए गए सरकार ने चुनाव जीतने के लिए या फिर स्वयं के हितों को धारण करने के लिए, तो इन जो है जिलों को हटाया भी जा सकता है। यह समिति नवगठित जिलों की जांच की स्थिति की जांच कर कैबिनेट स्तरीय उप समिति को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। और पूर्ववर्ती सरकार ने चुनाव से पहले नए जिले और संभाग तो बना दिए थे, लेकिन कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों की नियुक्ति के अलावा जमीनी स्तर पर कुछ नहीं हुआ था। केवल कलेक्टर लगाए थे, पुलिस अधीक्षक लगाए थे। यह समिति मौजूदा परिस्थितियों में इन जिलों व संभागों के संचालन, प्रशासनिक आवश्यकता और वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता आदि को लेकर रिपोर्ट देगी। और इस समिति का जो प्रशासनिक विभाग कौन होगा, राजस्व विभाग। यह समिति सांसद, विधायकों के साथ साथ अन्य जनप्रतिनिधियों, जिला प्रशासन के साथ अन्य विभागों के अधिकारियों से भी फीडबैक लेगी। मतलब सांसदों से, एमएलए से, एमपी से या अन्य जो जनप्रतिनिधि, पार्षद हो गए, सरपंच हो गए, इनों से भी क्या लेगी, ये क्या लेगी, फीडबैक लेगी। पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के समय नए जिलों की सिफारिश के लिए रिटायर्ड आईएएस राम लुभाया की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। तो दोस्तों अब यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नए जिलों को बनाने के लिए किस समिति का गठन किया गया, तो वो है राम लुभाया समिति। और जो नए जिलों को जो बनाया है उनकी जांच के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया है, वो है ललित के पंवार समिति। तो यहाँ पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नए जिलों का रिव्यू होगा, तो नए जिले कौन कौन से हैं आपको पता है, अनूपगढ़, गंगापुर सिटी, कोटपुतली, बालोतरा, जयपुर ग्रामीण, खेड़तल। तो देखो ग्रामीण जयपुर ग्रामीण बनाया ना, ये तो कोई मतलब का नहीं है, ये तो मैं आपको बता दूं। क्योंकि देखो पूरा जयपुर है, ये पूरा जयपुर है, ऐसे मान लो ये पूरा जयपुर है और उसमें ये इतना सा जो है जयपुर ग्रामीण बना दिया। मतलब पूरा जयपुर शहर ही चारों तरफ बसा और बीच में ग्रामीण एरिया बना दिया। अब जैसे मानसरोवर गुर्जर की थड़ी वाला एरिया है ना, गुर्जर की थड़ी वाला एरिया वो जयपुर ग्रामीण में आता है और मानसरोवर जो जयपुर शहर में आता है। बताओ इस तरह से, मतलब पता नहीं किस तरह से ये जो जिले का वर्गीकरण किया गया है। आगे देखो, कुचामन, मालपुरा और सुजानगढ़ जिले नहीं बनेंगे, ऐसा भी हो सकता है इसके अंदर रिव्यू होने के बाद। तो राजस्थान में तत्कालीन सरकार ने 19 नए जिलों के गठन के बाद विधानसभा चुनाव की आचार संहिता से पहले की गई कुचामन, मालपुरा, सुजानगढ़ को जिला नहीं बनाया जाएगा। तो ये स्पष्ट हो चुका है कि मालपुरा, सुजानगढ़ को जिला नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, आगे देखो, भारत में सर्वाधिक जिले किसमें है, उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक जिले कितने, 75। इसके बाद जो है मध्य प्रदेश में है 53 जिले। राजस्थान का देश में जिलों के आधार पर जो है तीसरा स्थान हो चुका है वर्तमान में, 50 जिले। तो उत्तर प्रदेश में आपके 75 जिले हैं, मध्य प्रदेश में आपके 53 जिले हैं और राजस्थान में वर्तमान में 50 जिले के तहत तीसरे स्थान पर है। यूपी, एमपी और आपके राजस्थान, है ना। यह जयपुर ग्रामीण राजस्थान की सर्वाधिक तहसीलों वाला जिला है। राजस्थान की सर्वाधिक तहसीलों वाला अगर कोई जिला है वो है जयपुर ग्रामीण। यहाँ से ये पोर्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है, हाईलाइट कर लेना इसको। यहाँ 18 उप तहसीलें हैं, कितने, 18 तहसीलें हैं, जबकि दूदू राजस्थान की न्यूनतम तहसीलों वाला जिला है, यहाँ केवल 3 तहसीलें हैं। तो सर्वाधिक जयपुर ग्रामीण जो है सर्वाधिक तहसीलों वाला जिला है
18 तहसीलों के साथ, और जबकि दूदू जो जिला बना है वो न्यूनतम तहसीलों के साथ 3 तहसीलें केवल। तो अधिकतम और न्यूनतम हो गया ना, जयपुर ग्रामीण और दूदू। विधानसभा क्षेत्र की संख्या के अनुसार देश का सबसे छोटा, विधानसभा क्षेत्र की संख्या के अनुसार देश का सबसे छोटा जिला दूदू है। देश का सबसे छोटा, केवल एक विधानसभा वाला। विधानसभा की बात करें, विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से पूरे देश का सबसे छोटा जिला है दूदू। तो इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है, वो भी दूदू है। आपको पता चल गया होगा कि विधानसभा क्षेत्र, केवल एक विधानसभा सदस्य की सीट है यहाँ पर, जिसमें से आपके प्रेमचंद बैरवा जो डिप्टी सीएम साहब हैं वो जीत कर आए हैं। ठीक है, तो पूरे देश के अंदर एकमात्र जिला, एकमात्र विधानसभा क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, दूदू। और राजस्थान के अंदर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है वो कौन सा है, दूदू। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला आपको पता है जैसलमेर है ही। राजस्थान के सर्वाधिक जिलों वाले संभाग की हम बात करें तो जयपुर और अजमेर संभाग है, जबकि सबसे कम जिलों वाला संभाग है बांसवाड़ा। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि जयपुर संभाग और आपके अजमेर संभाग, यहां पर जो है जिलों की संख्या कितनी है, जिलों की संख्या कितनी है। तो जयपुर और अजमेर संभाग है, यहां पर सर्वाधिक जिले हैं। ठीक है, और सबसे कम जो है जिलों की संख्या कहां है, बांसवाड़ा के अंदर। ठीक है, आगे देखो, राजस्थान में नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू किया गया है। राजस्थान में नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू किया गया है और राजस्थान में नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के तहत 7 जून 2024 को पहली बार 17 लोगों को नागरिकता भी दी जा चुकी है। ये लोग 15 से 20 साल पहले पाकिस्तान से आकर अवैध रूप से अनूपगढ़, सिरोही और जोधपुर जिलों में रह रहे थे। नागरिकता संशोधन अधिनियम की हम बात करें, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट की हम बात करें तो नागरिकता संशोधन अधिनियम, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 11 मार्च 2024 को देश में लागू हो चुका है। पूरे देश में ये लागू हो चुका है। इस अधिनियम के तहत नागरिकता अधिनियम 1955 को जो है संशोधन किया गया है। पूछा जा सकता है कि किस अधिनियम को संशोधन किया है, तो 1955 वाले अधिनियम को इसमें संशोधन किया गया है। इस अधिनियम में 31 दिसंबर 2014 से पहले अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये 3 देश हैं, 3 देश का नाम याद रखना, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भारत आए हुए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदाय के प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है। अगर कोई 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, भारत या पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान से कोई हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी अगर भारत आके रह रहे हैं तो उनको ये नागरिकता प्रदान की गई है। और यहाँ पे अभी 17 लोगों को प्रदान की गई है नागरिकता। यह भारत से 3 पड़ोसी देशों के धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर आए हुए भारत आए हुए शरणार्थियों को नागरिकता देने का कानून है। CAA 2019 से पहले किसी भी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता लेने के लिए, जब ये कानून लागू हुआ था तो मतलब CAA 2019 से पहले क्या था कि पहले का क्या रूल था, पहले का ये रूल था कि अगर किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता चाहिए तो उसे कम से कम 11 साल भारत में रहना अनिवार्य है। और अब क्या है, मान लो कोई 31 दिसंबर 2014 से पहले ही आया हुआ है, उसको यह नागरिकता प्रदान हो जाएगी। पहले क्या नियम था कि उसको कम से कम 11 साल जो है भारत के अंदर रहना पड़ेगा, लेकिन अब पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों के लिए ये अवधि 5 साल की कर दी गई है। तो ध्यान रखना, नागरिकता संशोधन अधिनियम में संशोधन हुआ है और इसके अंदर राजस्थान ने 17 लोगों को नागरिकता दे दी है। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में जो है हम देखने वाले हैं, तो जनवरी से मई की करंट अफेयर हमारी कंप्लीट हो चुकी है। साथ ही साथ जो है हमारी शाम को जो है कौन सी क्लास होती है, इकोनॉमिक सर्वे की क्लास होती है। अगर वास्तव में आप तैयारी कर रहे हैं CET में, अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है, देखो नेगेटिव मार्किंग होने से पेपर का लेवल भी बहुत अच्छा आएगा और नेगेटिव मार्किंग होने से 40% लाना भी बहुत मुश्किल है। तो 40% लाना है आपको और करंट अफेयर अच्छी करनी है, इकोनॉमिक सर्वे आपको अच्छा करना पड़ेगा। तो आप मेरी जो मुझसे जुड़ सकते हैं, मेरी क्लासें देख सकते हैं, आपके लिए 100% बेनिफिशियरी ये क्लासें रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट क्लास में राजस्थान का जो है हम जून माह का करंट अफेयर की दूसरी क्लास में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।